हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग चौथा अध्याय, पाँचवीं क्लास बिहार बोर्ड्स के जो सरकारी विद्यालय में चलते हैं, पाँचवीं कक्षा के चौथा अध्याय गुणज और गुणनफल के बारे में जानेंगे। उसका अध्याय अभ्यास हम लोग निकाल रखे हैं इसमें। और जैसा कि हमने कहा है कि हम आपको पूरा क्वेश्चंस करके देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ थ्योरी भी, जैसे कि क्या क्या उसमें कंसेप्ट होना चाहिए, कैसे हम समझेंगे कि वो क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसको भी हम लोग समझते चलेंगे। तो चलिए, ये अभ्यास जो है चौथा पाठ का गुणज और गुणनखंड से, उसमें पहला क्वेश्चन है कि गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या है। तो ये पहले हम जानेंगे ना कि गुणज किसको कहते हैं। तो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं ना, जैसे देखिए कि दो का पहाड़ा पढ़ते हैं, दो का पहाड़ा अगर लिखना हो कैसे लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से लिखते हैं ना पहाड़ा। जैसे कि 5 का ही पहाड़ा लिखना हो तो क्या लिखते हैं, 5 10 15 20 25, इस तरह से पहाड़ा लिखते हैं ना। तो इसमें देखो क्या है कि ये जितने इधर लिखे गए हैं, 2 4 6 10 8 10 12, जितने भी चीज़ें लिखी और इस तरह से लिखे जाएंगे, उसका मतलब क्या होगा कि देखो ये सब 2 से विभाजित होगा, 2 से 2 विभाजित होगा एक बार में, 4 2 बार में, 6 3 बार में। मतलब ये जितने इधर संख्याएं लिखी रहेगी तो उसके पीछे जो संख्या लिखी है सबसे पीछे एरो के पहले, उन संख्या से ये विभाजित होगा। यानी कि ये सारी संख्या 2 से विभाजित होंगे। इसमें और भी संख्याएं दूसरी चीज़ों से विभाजित होंगे, लेकिन 2 से तो ये 100% होंगे। उसी तरह यहाँ जितनी संख्याएं लिखी है ये 5 से विभाजित होंगी। तो गुणज उन संख्याओं को कहते हैं कि वो सभी संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उस संख्या का गुणज कहलाती है। लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप लोग, लिख लेना। जैसे कि गुणज के लिए गुणज लिख के और उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वो सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित होती हो, उस संख्या का गुणज कहलाता है। उस संख्या का गुणज कहलाता है। और गुणज के साथ साथ इस संख्या को क्या कहते हैं, अपवर्त्य। गुणज के साथ साथ इस संख्या को, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 है, ये 2 के अपवर्त है। 5 10 15 20 25 30 35, ये सब है 5 के अपवर्त है। और इसी से हम लोग निकालते हैं लघुत्तम समअपवर्त। और उसके बाद जो हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे तो पहले उसमें समअपवर्तक पढ़ेंगे, यानी कि उसके समअपवर्तक कौन है, और उसके बाद उसमें से ही निकालेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए भी वही होगा कि वो सभी संख्याएं, गुणनखंड के लिए है ये, गुणनखंड के लिए लिख लीजिए वो सभी संख्याएं
जिनसे दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो, गुणनखंड उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। उसमें था कि वो सभी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, वो गुणज कहलाता है। उस संख्या की गुणज कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 क्या कहलाएगा? 2 का गुणज। और गुणनखंड क्या है? वो सभी संख्याएं जिससे, मतलब वो जितने संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिससे दी गई संख्या पूर्ण तरह से विभाजित होती है। जैसे हम ले लेते हैं कि हमने ले लिया एक संख्या 30, और ये संख्या 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। यहाँ पे लिया गया कि 30 संख्या लिए कितने से विभाजित हो रहा है? तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इससे भाग देंगे 30 में तो ये 30 को पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो ये सारे इसके अपवर्तक है। अपवर्तक है, या इसको गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके खंड से, खंड तो नहीं कहेंगे, अपवर्तक कहेंगे। ये अपवर्तक है। इन्हीं में से जो संख्याएं गुणा करके आएंगी वो गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 30 है, 5 गुणे 6, तो 5 और 6 उसके गुणनखंड कहलाएंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5, 2, 3, 5 उसके गुणनखंड कहलाएंगे। ये सब अपवर्तक कहलाएंगे। और इसी के गुणनखंड कौन सा कहलाएंगे? तो ये ले लें 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5, तो ये सब इसके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। तो वो सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे वो गुणनखंड कहलाते हैं। और वो सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। ध्यान रहे, एक बार होता है कि वो सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, और दूसरे बार ये है कि वो सभी संख्याएं जिससे दी गई संख्या विभाजित हो जाए। जिससे आने वाले संख्या सभी विभाजित हो वो उसका गुणज, और जिससे दी गई संख्या विभाजित हो वो सारे उसके गुणनखंड, अपवर्तक। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। गुणज जो है वो कहाँ तक हो जाता है? अपरिमित हो सकता है, अनंत तक। जबकि गुणनखंड नंबर्स काउंट हो जाते हैं। वो कितने गुणनखंड होंगे ये काउंटेबल होता है। जैसे 30 में 3 गुणनखंड है, 2, 3, 5। अपवर्तक भी जोड़े उसके तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही अपवर्तक है। गुणनखंड कितने हैं? मैक्सिमम 3 है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। ये अंतर आप लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानिए कि अभाज्य संख्या कौन सी है। बच्चों, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? तो देखो, कोई भी संख्या है ना, 1 से और अपने आप से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। 1 से और अपने आप से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो कोई भी संख्या लोगे, जैसे हमने लिया यहाँ पे 5 ले लिया, तो ये 1 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। मतलब 1 से और अपने आप से विभाजित होने से सारी संख्याएं विभाजित होती है। लेकिन इनके अलावा किसी एक से भी, किसी दूसरे एक से भी अगर कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, अन्यथा वो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि जो 1 से और खुद अपने आप से विभाजित होती है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि वो
सभी संख्याएं जो एक से और अपने आप से विभाजित होती है, केवल यहाँ लगा दो, जो केवल एक से और अपने आप से विभाजित होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, एक से और अपने आप से विभाजित होती है। तो हम यहाँ पूछा तो है वो 51 से लेकर 50 के बीच में, लेकिन आप 5वीं क्लास में है तो कम से कम आपको 1 से लेके और 100 तक के बीच का हम सारी संख्याएं लिख देते हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आंसर उसका 50 के 51 के बाद जो आएगा और 100 से पहले आएगा वो हो जाएगा। तो चलिए अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि अभाज्य संख्या में एक न भाज्य होती है न अभाज्य होती है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं होने के लिए कम से कम उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, जो एक और अपना आप होता है, और भाज्य संख्याएं होने के लिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि एक और अपने आप से तो कटेगा ही, दूसरा कोई एक और से कट जाए। तो एक के पास न 2 गुणनखंड है न 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या शुरुआत कहाँ से होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, यहाँ तक देखो 50 के नीचे हो गया। तो ये संख्या यहाँ दूसरा का आंसर नहीं है, लेकिन आपको याद करना है 1 से 100 तक के विभाजित अभाज्य संख्या को हम लिख रहे हैं। दूसरा में जो क्वेश्चन है दूसरा कि 51 से लेके 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख भी देता हूँ और वहीं उसका दूसरे वाले का आंसर भी हो जाएगा। अब 51 के बाद देखो कौन कौन है। 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71, 73, 89, 83, 89, और इसके बाद एक ही बार जाकर एक 97। तो 1 से लेकर 100 तक की ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसको आप लोग लिख लो और याद करके रखना। कितनी हो जाएगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो वो होती है 25। ठीक है, एक न भाज्य है न अभाज्य है। तो ये सब संख्याएं आप याद करके रखो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, और इधर आ जाओ 53 और 69, 61, 67, 71, 73, 89, 79, 83, 89, 89 और 97। ये संख्याएं आपको याद करके रखना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्वेश्चंस, निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए पहले इस सबको ले ही लेते हैं।
ये देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, उसका गुणनखंड निकालेंगे। कैसे गुणनखंड निकालेंगे, जैसे ये हो गया 424, ये पहला वाला है ना 424। इस 424 को जिससे कटता है वो कटाएंगे। और अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो देखो किस किस से कटाना है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। मतलब जो अभाज्य संख्याएं पीछे लिखवाया गया था वो। अब चलिए कि 2 से पहली बार कटाते हैं तो 2 1 2, फिर 2 से कटाते हैं तो ये हो गया 1 0 6, फिर 2 से 5 3। और जब हम लोग लिख रहे थे अभाज्य संख्याएं तो देखा था ना आपने कि 53 भी अभाज्य में आया था, मतलब अब ये नहीं कटेगा। तो 424 का अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 53। तो ये कहलाती है अभाज्य गुणनखंड। तो अब तो निकाल लोगे आप लोग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो अब इसके बाद यहाँ कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 और क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 और 2 5। तो ये आपका हो गया होमवर्क। आप लोग इसको क्या करोगे, आपके बुक में है ये, तो जैसा मैंने एक बताया वैसा सबको निकालो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 लाइए। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ जरा। 4 12 18 का महत्तम समापवर्तक। अब ये देखो महत्तम, महत्तम का मतलब क्या होता है पहले जान लो। महत्तम मतलब सबसे बड़ा। क्या हो गया, सबसे बड़ा। और समापवर्तक, तो हमने तुम लोगों को लिखवाया था एक अपवर्तक। गुणनखंड जब बता रहे थे पीछे तो क्या बताया था, अपवर्तक कौन कौन, जिससे कि दी गई संख्या कट जाती है। ठीक है, तो ये अपवर्तक है और सम यहाँ लगा दिया गया। और सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब होता है समान। मतलब ये निकालना है कि जो इसमें सबसे बड़ा तीनों में समान अपवर्तक होगा उसको निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसकी 2 विधियां हैं। एक विधि है भाग विधि द्वारा। भाग विधि, और भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं पहले 2 को लेंगे और उससे भाग दे देंगे। इसको मौसव भी सुना होगा तुम लोगों ने नाम, इसका नाम होता है मौसव। मौसव लिखा रहता है महत्तम समापवर्तक, लसौ लघुत्तम समापवर्त। तो अभी इसमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, तो 4 से भाग देंगे 12 में, 4 तिहाई 12, ये कट गया। तो इसी 4 से अब भाग देंगे 18 में, तो 4 चौका 16 घटाया 2। आज जब ये देखेंगे कि इससे छोटा आ गया तो अब इसको ला देंगे यहाँ और इससे भाग देंगे, जो कि ये कट गया। आज जहाँ आखिरी बार कटा है उसका जो भाजक होगा वो उन लोगों का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो ये हो गया महत्तम
समापवर्तक किसका किसका 4, 12, 18 बराबर कौन आया है 2। ठीक है, तो ये रहा भाग विधि द्वारा। अब हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड गुणनखंड विधि द्वारा क्या है, तो गुणनखंड निकालना अभी पीछे सिखाया। सबका गुणनखंड निकाल लो। जैसे कि 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ये कैसे निकाला, तो वो पीछे बताया था ना, जैसे कि उसका भाग देते जाते हैं और सबको एक साथ गुणा करके गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो इसमें करना है कि तीनों में जो मिलता है वो मिला दो। 2 होगा तो 2 में, 3 यहाँ दिया है तो तीनों में जो मिलता है उसको मिला दो और उसको लिखना है एक बार। तो अब क्या हो गया 100 4, 12, 18 बराबर क्या हो जाएगा, क्या मिला है, एक ही मिला है वो है 2, और एक से ज़्यादा मिलेगा तो उसको गुणा कर देंगे। तो इस तरह से निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है, 3, 9 और 36 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। ये तो आप निकाल ही लोगे, अभी बताया ना, दोनों में से कोई एक मेथड इस्तेमाल करोगे और निकाल लोगे। ठीक है, अब इसमें देखो एक और ट्रिक्स बता देता हूँ आसानी से, अगर झट से टिक लगाने वाली समस्या हो तो कैसे लगा लेंगे। सबसे छोटा वाला जो होगा, सबसे छोटा वाला, जैसे कि देखो ये 3 सबसे छोटा है, वो 9 3 से विभाजित हो जाता है और 36 भी 3 से विभाजित हो जाता है। अगर जो सबसे छोटा वाला है उससे दिए हुए बड़े वाले 2 में भाग लग जाए तो वही महत्तम समापवर्तक हो जाता है। यानी कि जब निकालोगे तीनों का तो इसका मौसौ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। और ऐसा नहीं कि हमने आपको ट्रिक बताया तो यहीं ऐसे ही उतार कर आप छोड़ दो, आप उसको बनाओ, महत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा निकालो। ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, निकालो। और इस पर से क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में है, और सारा क्वेश्चंस मैं बना भी रहा हूँ, उसको भी आपको बनाना है। आप वीडियो एक बार देख लो, समझ लो, और फिर सारा क्वेश्चंस बनाओ। नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछो। कैसे पूछोगे, तो वो पूछना है कमेंट्स के द्वारा, या व्हाट्सएप नंबर है ही, डिस्प्ले से है, नहीं डिस्प्ले है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट्स में भेजो, हम उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर दोगे, बता दूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखो कह रहा है, इसमें लिख भी दिया है। जब हमें लिख देगा कि भाग विधि द्वारा बनाना है कि गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है, तो जिस विधि को लिखेगा उसी विधि से हमें बनाना होगा। तो इसको बनाएंगे भाग विधि से, लेकिन आप लोगों को तो समझाए नहीं कि ये भी 2 तरह से बनता है, तो इसलिए पहले समझा देते हैं। इनका भाग विधि क्या है, इसे बना देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भाग विधि इनका है कि सबको एक साथ लिख लो। इनका भाग विधि है कि सबको एक साथ लिख लो और गुणनखंड जैसे निकलता है वैसे निकालो। तो देखो ये कटेगा क्या, 2 से कम 2 कट रहे हैं तभी कटाना, एक कटने से जितना है वो छोड़ देना। 2 से कटेगा ये 3 और ये 7 और ये 4। अब इन तीनों में कोई ऐसा नहीं है कि 2 से, मतलब किसी संख्या से इसमें से 2 कट जाए, तो यहीं इसका हो जाएगा
लघुत्तम ल सौ किसका किसका 6 7 8 का कितना हो जाएगा? तो ये सबको गुणा कर दो, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4 6 चौका 3 दूना 6 6 चौका 24 और 24 आते कितना हो जाएगा? 168। ये तुम्हारा आंसर हो गया किस नंबर का? 6ठे नंबर क्वेश्चन का। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक और बता दे गुणनखंड विधि से, तो वो कैसे बनता है? तो जैसे कि ये 6 था, इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, दो गुणे 3। अब उसके बाद है 7, ये हो जाएगा 1 गुणे 7 और 8 जो है ये हो जाएगा 2 गुणे 2 मतलब 2 का पावर 3। यहाँ लो तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और यहाँ 7 का पावर 1। अब पावर कैसे बनाया कि इसमें ढूंढना तुम लोगों का आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, जो जिसमें मिलता है उसको मिला दो, और जो मिलेगा एक बार, अब बचे हुए सारा ले लेंगे। अब पावर बना लेंगे तो क्या आएगा? सब में ढूंढ लेंगे 2 कहाँ है, 2 मिल गया, और 2 का पावर जो सबसे ज़्यादा है वो लिख दो। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो लघुत्तम हो जाएगा 2 का पावर 3। और 2 का पावर 3 क्या है? यहाँ देख रहे हो, गुणे। अब ये सब का पावर 1 1 है, ये 2 ख़त्म हो गया है दोनों में से, 3 और 1 बचा है, तो 3 गुणे 7 पावर 1 1 है, तो एक पावर का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये हो गया 8 गुणे 3 गुणे 7 और ये हो जाएगा 168। तो इस तरह से गुणनखंड निकाल कर करते हैं। अगर तुमको पसंद है कि इसको यहीं पे गुणनखंड निकाल लें और मैच करके बनाएं, मैच करके बनाओ, और नहीं तो पावर बना के बनाओ, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखो आ ही गया निकालने के लिए कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य 6 5 6 और 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर लघुत्तम समवर्त निकालें। कैसे निकालेंगे? पाँच गुणे 1 हो जाएगा 5 का, 6 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, और 9 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3। तो यहाँ देखो ये 3 3 मैचिंग हो गया, तो लघुत्तम समवर्त क्या हो जाएगा? ये खाली है, जो मिला हुआ वो एक बार 3, आप बचा हुआ सारा, यानी कि 5 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 10 और 3 का 9 90। ये हो गया। अगर इसका पावर बनाए होते तो इसका 1 है, इसका 2 और 3 का 1 है, और यहाँ 3 का 2 है, तो पावर से लेते तो ये ले लेते इसमें से, अब बचा हुआ ये ले लेते, तो यहाँ पे हो जाता 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 और ये भी आता 90। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7वां ख़त्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या करना है आपको? कि क्वेश्चन नंबर 8 में 11 22 और 121 का लघुत्तम समवर्त निकालना है। तो इसमें नहीं दिया है कि कैसे निकालें, तो आप भाग विधि से निकाल दो। यह है 11 22 121, ये कटेगा 11 से,
तो 11 एक बार में, ये 2 बार में और 11 बार में। अब कोई कटने वाला नहीं है तो यहाँ लिख दो लघुत्तम समापवर्त इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 गुणे 2 गुणे 11। तो 11 में 11 का गुणा करते हैं 121 और उसमें 2 से कर देंगे तो 442। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को, संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को क्या कहते हैं? समापवर्तक। तो यहाँ भर देंगे समापवर्तक। संख्या अपने अपवर्तकों से क्या होती है? विभाजित होती है। संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्त को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त। और ये केवल लघुत्तम सबसे छोटा लगा दिया है तो लिखना पड़ेगा, उसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। और इस तरह से बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 का गुणज और गुणनखंड के अध्याय ख़त्म हो गए। फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए अगले अध्याय का अभ्यास लेकर आएंगे। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करें और एंजॉय करें, डर न पाले। हम हैं ना, सारे के सारे आपके चैप्टर्स क्लियर करवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखकर और चैप्टर्स कंप्लीट करें, जो भी समझ में ना आए हमें कमेंट्स में लिखें। तो चलो दोस्तों, खुशियाँ मनाओ। चलिए अब हम लोग बंद करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।